हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में दुनिया ने मसीहा, ईश्वर का दूत, भविष्य का आध्यात्मिक नेता कहकर सिर पर चढ़ा लिया, लेकिन उसने दुनिया की सारी उपलब्धियां, सारे सम्मान एक पल में ठुकरा दिए। उसने कहा, मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा और किसी के अनुयायी न बनूं। सत्य की खोज अकेले करनी होती है, बिना किसी आदेश, बिना किसी भगवान, बिना किसी डर के। ये व्यक्ति थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। बचपन में समुद्र के किनारे मिला एक दुबला पतला चुपचाप लड़का, जिसे देखकर बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु ने घोषणा कर दी कि यही मानवता को बचाएगा। पूरे विश्व ने उन्हें वर्ल्ड टीचर बनने के लिए तैयार किया। दुनिया भर में संगठन बने, लाखों अनुयायी इकट्ठे हुए, लेकिन जिस दिन उन्हें आधिकारिक रूप से दिव्य अवतार बनाया जाना था, उसी दिन उन्होंने संगठन को भंग कर दिया और कहा, सत्य किसी संगठन की कैद में नहीं रह सकता। अगर तुम किसी का अनुयायी बनोगे, किसी का अनुकरण करोगे, तो तुम सत्य को खो दोगे। उस पल से उन्होंने जीवन भर एक ही मिशन चुना, मनुष्य की उसकी मानसिक कैद से मुक्त करना। डर, दुख, तुलना, प्रतिरोध और अहंकार की जड़ों को पहचानना। बिना किसी गुरु, धर्म, मत, सिद्धांत के स्वयं को समझना। वो ना हिंदू थे, ना बौद्ध, ना ईसाई, ना किसी पंथ से जुड़े। उनका संदेश सीधा और बहुत ही प्रभावशाली था, क्योंकि ये हर उस चीज को तोड़ता है जिस पर समाज ने हमारी सोच बनाई है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और पूरी दुनिया उन्हें सुनने लगी। उन्हें वैज्ञानिकों ने सुना, मनोवैज्ञानिकों ने सुना, साधुओं ने सुना, अपराधियों ने सुना, छात्रों ने सुना, क्योंकि उनकी बात कोई धर्म नहीं बेचती, कोई भगवान नहीं बेचती, बस मानव के उसके दर्द से आजाद करती। और फ्रीडम फॉर द नाउ उसी विद्रोह खोज का सार है, जहां वो हमें बाहरी दुनिया को नहीं, अपने मन की भूल भुलैया को समझना सिखाते हैं। ये किताब आसान नहीं है, सुनने वाले को भीतर तक हिलाती है, क्योंकि ये सवाल पूछती है कि तुम वो हो जो तुम सच में हो, या वो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया है। जरा अपने पिछले कुछ साल याद करो, कितनी बार ऐसा लगा कि सब ठीक तो है, काम चल रहा है, घर है, लोग है, फोन है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी, एक खालीपन, एक सवाल हमेशा जिंदा रहता है, क्या बस इतना ही है? क्या यही जिंदगी है जिसमें भाग दौड़, कंपैरिजन, डर और आदतों का जोड़? सोचो, सुबह उठते हो, मोबाइल स्क्रॉल करते हो, पूरे दिन माइंड दौड़ता रहता है। लोग क्या सोचेंगे, मैं कहां तक पहुंचूंगा, औरों से पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। और रात में तकिया सिर के नीचे होता है, लेकिन सिर के अंदर सैकड़ों आवाजें चल रही होती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर तुम्हारे सारे डर, असफलता का, अकेलेपन का, खो देने का धीरे धीरे पिघलने लगे। अगर तुम्हारे रिश्ते किसी पकड़ या डर से नहीं, बल्कि साफ, हल्की, ब्रीदिंग लेती आजादी से चलने लगे। अगर तुम्हारा मन भीड़ में रहते हुए भी अंदर से शांत रहे, और अगर तुम्हारी जिंदगी किसी बने बनाए रास्ते से नहीं, तुम्हारी अपनी साफ समझ से चले, तो क्या बदलेगा? सिर्फ हालात या तुम पूरे के पूरे? जानेंगे फ्रीडम फॉर द नाउ की इस यात्रा में। चैप्टर 1, मैन सर्च एंड फ्रीडम फॉर अथॉरिटी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ऊपर ऊपर से ठीक दिखती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक गहरी, अनकही बेचैनी बैठी रहती है? अगर सच में बदलना है, तो क्या हमें दुनिया को बदलना पड़ेगा? क्या पहले अपने ही मन की जड़ तक जाना पड़ेगा? इंसान हमेशा से किसी गहरे सच की तलाश में रहा है। किसी ने उसे भगवान कहा, किसी ने मुक्ति, किसी ने इनलाइटमेंट, यानी जीवन को वैसा देखना जैसा वो वास्तव में है, और किसी ने अल्टीमेट ट्रूथ, जिसे बदला नहीं जा सकता, जो समय, धर्म, विचार, संस्कृति और मान्यताओं के परे हो, जो हर व्यक्ति के अनुभव की जड़ में एक समान मौजूद हो। हमने मंदिर बनाए, किताबें लिखी, धर्म, सिस्टम, आइडियोलॉजी खड़ी की, टेक्नोलॉजी को आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन एक जगह सबने धोखा कर दिया कि मैं खुद कौन हूँ, मेरा मन कैसे चलता है, मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। हमने बाहर की दुनिया को बहुत स्टडी किया, पर अपने ही भीतर की दुनिया को मुश्किल, डरावना या बेकार समझकर छोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि इतने डेवलपमेंट के बाद भी अंदर से हम डर, ईर्ष्या, तुलना, अकेलेपन और कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। बचपन से हमें एक अनविजुअल स्क्रिप्ट दे दी जाती है, ऐसा बनो, ऐसा मत बनो, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ध्यान रखना। धीरे धीरे हम अपनी असली फीलिंग से ज्यादा अपनी इमेज के लिए जीने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा, सफल, समझदार, रिलीजियस या मॉडर्न माने। बाहर से हम बिल्कुल शॉर्टेड दिखते हैं,
अच्छे कपड़े, सोशल मीडिया पर मुस्कान, पर अंदर मन टूटा हुआ, कंफ्यूज, कभी गिल्ट, कभी डर, कभी खालीपन से भरा हुआ। एक तरफ अंदर की पीड़ा, दूसरी तरफ सबको खुश करने की कोशिश। यहीं से मन का टॉर्चर शुरू होता है। हम समझते हैं कि दुनिया ने मुझे दुख दिया है, लेकिन असल में हम अपने ही बिलीफ, डर और कंडीशनिंग के जाल में फंसे होते हैं। तो सबसे पहली दीवार कहाँ है जो हमें सच से दूर रखती? वही चीज जिस पर हमने हमेशा भरोसा किया, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी वो ताकत है जिसे हम सही मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ये बाहरी भी हो सकती है और अंदरूनी भी। जब हम किसी को अपने लिए सोचने का अधिकार दे देते हैं, वही ऑथोरिटी बन जाती है। किताबों की ऑथोरिटी, किताबों में लिखा हर वाक्य सही मान लेना। धार्मिक लीडर्स की ऑथोरिटी, समाज की ऑथोरिटी, परंपराओं की ऑथोरिटी, परिवार की एक्सपेक्टेशन की ऑथोरिटी। ये सब हमें बने बनाए जवाब देते हैं। ये मत पूछो, ये सच है। ऐसा मत सोचो, ये गलत है। धीरे धीरे होता क्या है, हम खुद देखना बंद कर देते हैं, सिर्फ मानना शुरू कर देते हैं। और कृष्णमूर्ति यही पॉइंट उठाते हैं कि सच के लिए कोई तय रास्ता नहीं होता। जैसे हवा किसी एक डायरेक्शन में बनकर नहीं चलती, वैसे ही सच्चाई सिर्फ किसी आइडियोलॉजी, धर्म या गुरु के फॉर्मूला में कैद नहीं हो सकता। जब तक हमारा माइंड किसी और के एक्सपीरियंस पर डिपेंड है, तब तक हम अपना सच नहीं देख पाते। एक और जरूरी मोड यहाँ आता है, जब मुझे समझ आता है कि मेरी उलझन, मेरा डर, मेरा अकेलापन सिर्फ मेरा व्यक्तिगत इशू नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का शेयर्ड पेन है। तब मैं खुद को बाकी इंसानों से अलग नहीं, उनका रिफ्लेक्शन देख पाता हूँ। और वहीं से एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। दुनिया जैसी है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यही बताना चाहते हैं कि इंसान हमेशा सच्चाई की खोज में रहा है, लेकिन ज्यादातर खोज बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, भीतर की ओर होनी चाहिए। समाज, धर्म और आदर्श हमें नियम देते हैं जो हमारे दिमाग को सचमुच आजाद नहीं करते, सिर्फ मैकेनिकल बना देते हैं। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान कहता है, मैं खुद अपने लिए देखूंगा, सिर्फ सुनूंगा नहीं। जब हमें दिखता है कि हमारा आंतरिक कलह, हमारा आंतरिक प्रतिरोध पूरे ह्यूमैनिटी की कंफ्यूजन से जुड़ा है, तब जिम्मेदारी गहरी हो जाती है। और वही रेस्पॉन्सिबिलिटी इनर फ्रीडम की शुरुआत है। इसे ऐसे समझते हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठता है, हर आंसर परफेक्ट देना चाहता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने सुना है, टॉप करोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना कोई नहीं पूछेगा। एक दिन एग्जाम के बाद वो हॉस्टल रूम में बैठा खाली दीवार को देख रहा होता है, और अचानक उसके मन में आता है, मैं सच में सीख रहा हूँ या बस लोगों से अच्छा कहलाने के लिए भाग रहा हूँ? उस एक विचार से वो खुद को नए नजर से देखना शुरू करता है। और यही पहला इनर शिफ्ट है। एक चैलेंज आपके लिए, आज 5 मिनट अकेले बैठिए, कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मेरे जो भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है, क्या वो मेरे हैं या बस सुने सुनाए हैं? उत्तर को लाने के लिए कोई दबाव मत डालिए, सिर्फ ईमानदारी से देखिए, क्योंकि यहीं से असली मोमेंट शुरू होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत खुद को देखने से होती है, तो अगला बड़ा सवाल है, खुद को देखना सीखा कैसे जाए? जब पूरी जिंदगी हम यही सोचते रहे कि दूसरे हमें कैसे देखें। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, लर्निंग अबाउट आवरसेल्व्स, सिंपलिसिटी, ह्यूमिलिटी और कंडीशनिंग। हम पूरी जिंदगी ये सोचने में लगा देते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं, पर क्या कभी सच में शांत बैठकर ये पूछा है कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, बिना किसी नकाब, बिना बहाने, बिना ड्रामा के? ज्यादा तो लोग जब ये सुनते हैं कि खुद को जानो, तो तुरंत ये लेबल्स बोलने लगते हैं कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। लेकिन ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग ने अपने बारे में बनाए हुए बने बनाए टैग है। लेकिन असली सेल्फ नॉलेज किसी डेफिनेशन से नहीं आता, बल्कि हर पल खुद को लाइव देखने से आता है। अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विचार आया और उसके पीछे कौन सी याद या डर भी आई, कौन सा इमोशन उठा और मैंने तुरंत कैसे रिएक्ट कर दिया। खुद को समझना कोई स्टैटिक फाइल नहीं है, ये एक चलती हुई फिल्म है जो हर पल बदल रही है। जैसे ही हम कह देते हैं मैं खुद को जानता हूँ, उसी क्षण सीखना रुक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो हमें खुद को साफ देखने नहीं देती? हमारा ईगो। ईगो को बहुत सूक्ष्म तरीके से ये इल्यूजन पसंद है कि मैं पहले से बहुत जानता हूँ, और जैसे ही माइंड ये मान लेता है मैं समझदार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं सही हूँ, उसी पल वो ओपन होना बंद कर देता है। और इसके बाद क्या होता है? जहाँ हमारी गलती है वहां भी हम डिफेंड करने लगते।
जहाँ साफ दिख रहा है कि हम डर से रिएक्ट कर रहे हैं, वहां भी हम कह देते हैं मैं तो बस खुद से ईमानदार हूँ। जहाँ भीतर जेलसी है, वहां हम उसे कंसर्न का नाम दे देते हैं। मन अपने बारे में एक आइडियल इमेज बना लेता है और फिर उसी के हिसाब से खुद को जस्टिफाई करता रहता है। यहीं से शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट। जैसा मैं हूँ या उसके विपरीत सोचते हैं जैसा मुझे होना चाहिए, और हम समझ ही नहीं पाते कि हम सच से नहीं अपने ही आइडियल के साथ लड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति खुद को देखने के लिए दो क्वालिटीज बेहद जरूरी मानते हैं। फर्स्ट, सिंपलिसिटी, कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, और सेकंड, ह्यूमिलिटी, ये मान लेना कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे में सीखने की काबिलियत है। सिंपलिसिटी का मतलब है जो इमोशन है बस उसे इमोशन की तरह देखना, उस पर किसी तरह की फिलोसॉफी चढ़ाकर उसे कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है। जो विचार चल रहा है उसे नोट करना, ये चल रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ। ह्यूमिलिटी का मतलब है मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये कोई समस्या भी नहीं है, और ये मान लेना कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब आता है कोर कंसेप्ट, कंडीशनिंग, जिसमें हम जैसा सोचते हैं हम मान लेते हैं कि ये मैं सोच रहा हूँ, पर सच में हमारे दिमाग में परत दर परत इकट्ठी हुई जानकारी ये सोच रही होती है। परिवार की बातें, धर्म और परंपराओं की कंडीशनिंग, सोसाइटी के रूल्स, लोग क्या कहेंगे, कंपैरिजन, बचपन में सुने हुए ताने या तारीफ, मीडिया और कल्चर का प्रभाव, ये सब मिलकर एक इनविजिबल प्रोग्राम बनाते हैं और हम उसी प्रोग्राम से चलते हैं। आदतों में, रिएक्शन में, रिश्तों में, डिसीजन में हम जी नहीं रहे, हमारी कंडीशनिंग जी रही है। पर गुड न्यूज ये है, जैसे ही हम कंडीशनिंग को देखना शुरू करते हैं वैसे ही उसकी पकड़ ढीली होने लगती। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति 4 पॉइंट्स के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि खुद पर काम करने का असली मेथड क्या है। फर्स्ट, खुद को जानना। अक्सर हम खुद को जानने का मतलब गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदतें ऐसी है, और इन्हीं एक स्थायी पहचान बना लेते हैं। जब हम अपने बारे में ये तय कर देते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो विकास रुक जाता है। कोई भी इंसान पत्थर नहीं होता, भावनाएं, इच्छाएं, प्रतिक्रियाएं, एहसास हर दिन बदलते रहते हैं। फिर हम अपने नाम, व्यवहार और आदतों को स्थायी पहचान क्यों बना लेते हैं? असल में खुद को जानना तय कर देना नहीं है, ऑब्जर्व करना, हर पल खुद को नए सिरे से देखना। अभी मैं गुस्सा क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी मुझे जलन क्यों हो रही है? अभी मुझे खुशी किस बात की है? इन सवालों का जवाब दृश्य बदलते रहते हैं, और इन्हीं बदलावों को देखना आत्मज्ञान है। जब हम खुद को फ्रेश नजर से देखते हैं, जीवन एक सीखने की प्रक्रिया बन जाता है, न कि रक्षात्मक संघर्ष। सेकंड, ईगो। ईगो हमें स्थिर रखता है क्योंकि उसे स्टेटस, इमेज और नियंत्रण पसंद है। ईगो को यह स्वीकार नहीं है कि मैं गलत हूँ, मुझ में सीखना बाकी है, मैं बदल सकता हूँ। इसलिए ईगो हमें तय रोल दे देता है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, और इन्हीं वाक्यों में हम खुद को कैद कर लेते हैं। जितनी मजबूत पहचान उतना कम विकास। ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता कमजोरी नहीं है बल्कि मन की ताकत है। ये कहती है मैं अपने पैटर्न्स देख सकता हूँ। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं उसके कारणों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर मुझे डर लगता है तो मैं उसे समझ सकता हूँ। ह्यूमैनिटी बदलाव की शुरुआत खोलती है क्योंकि ये व्यक्ति को खुले दिमाग के साथ जीने देती है, और ईगो बंद दरवाजा, ह्यूमैनिटी खुला दरवाजा। थर्ड, हम सोचते हैं कि मेरा माइंड मैं है, लेकिन हमारा माइंड वास्तव में एक विशाल भंडार है। परिवार की परवरिश, समाज की परंपराएं, सफल असफल अनुभव, तारीफ, डांट, कंपैरिजन, भय, आदतें, विश्वास और अनगिनत विचारों का मिश्रण, ये सब मिलकर आज का मैं बनाते हैं। यानी हमारी सोच पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं है, ये इन सब का भंडार है। जब तक व्यक्ति इस सच को नहीं समझता तब तक वो अपने विचारों को वास्तविक सच्चाई समझता है। वो गुस्से को सही समझेगा, जेलसी को सही समझेगा, कंपैरिजन को नॉर्मल समझेगा क्योंकि उसे लगता है कि यही रियलिटी है। लेकिन जैसे ही कोई देख लेता है कि मेरा माइंड कंडीशनिंग से बना है तो वो हर विचार को सच नहीं मानता बल्कि ऑब्जर्व करता है, और यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है और संघर्ष कम होता है। फोर्थ, अवेयरनेस। हमारे अंदर एक गलत आदत है, जैसे ही कोई भावनात्मक समस्या उभरती है हम तुरंत उसे ठीक करने में लग जाते हैं। गुस्सा खत्म कैसे करूं, एंजाइटी कैसे हटाऊं, अंदर खालीपन क्यों महसूस होता है, इसे कैसे भरूं। ये प्रॉब्लम सोल्विंग मोड है। हमारा ध्यान समस्या को समझने से हटा देता है। दिमाग जो चीज रिजेक्ट करता है वही
मजबूत होती जाती है। लेकिन अवेयरनेस अलग है, वो कुछ बदलने की कोशिश नहीं करती, वो बस देखती पूरी ईमानदारी से। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। जलन हो रही है, ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। डर उठ रहा है, चलो उसे देखने देता हूँ। जैसे ही अवलोकन बिना प्रतिरोध के होता है, भावनाएं खुद को व्यक्त कर देती है और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। यही वो मोमेंट है जिससे बदलना शुरू होता है, कोशिश से नहीं, अवेयरनेस। एक चैलेंज आपके लिए, आज पूरे दिन में कम से कम 3 बार अपने आप को पकड़ो। जब तुम ये सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, मैं तो ऐसा ही हूँ, जैसे ही ये थॉट पकड़ ले, बस मन में धीरे से पूछिए, ये मैं हूँ या मेरी कंडीशनिंग बोल रही है। किसी जवाब का दबाव मत डालिए, सिर्फ अवेयरनेस लानी है। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। बस जैसे ही हम खुद को थोड़ा साफ साफ देखना शुरू करते हैं, एक और बड़ा सवाल उठता है। हमारे अंदर का सिस्टम, हमारे विचार, हमारी मेमोरीज, हमारा डर, हमारी डिजायर्स मिलकर जो कॉन्शियसनेस बनाता है, उसके राज के बारे में जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, कॉन्शियसनेस, द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड अवेयरनेस। जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, क्या वो सच में तुम हो या बस यादों, डर, आदतों और समाज की आवाजों का मिला जुला रिकॉर्डिंग? अगर हम अपने दिमाग की पूरी तस्वीर देख लें तो क्या हमारी जिंदगी उसी पल बदल नहीं जाएगी? चलो अपने से बहुत ही ईमानदारी से पूछिए, जब तुम कहते हो मैं, तो उस मैं में क्या क्या शामिल है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी यादें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे चोटें, तुम्हारी मान्यताएं, यही सब मिलकर तुम्हारा कॉन्शियसनेस बनाते हैं, यानी भीतर का पूरा इनर स्पेस जिसमें सब चल रहा है। लेकिन हम अक्सर लाइफ को टुकड़ों में बांट देते हैं, काम अलग, परिवार अलग, आध्यात्मिकता अलग, पैसा अलग, रिश्ते अलग। पर सच में क्या ऐसा है? ये सब एक ही टोटल जीवन के हिस्से हैं जो एक ही कॉन्शियसनेस से बह रहे हैं, और यही कृष्णमूर्ति का सेंटर पॉइंट है। जब तक हम अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक आउटर वर्ल्ड में किया गया कोई भी बदलाव अधूरा रहेगा। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को टुकड़ों में महसूस करते हैं। कभी लगता है मुझे काम से फ्रस्ट्रेशन, रिश्तों में उलझन है, भविष्य को लेकर एंजाइटी और खुद से डिसैटिस्फैक्शन है। हम मानते हैं कि ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पर जरा ध्यान से देखो, क्या ये सब एक ही सोर्स से नहीं आ रहा है? एक बटा हुआ कंफ्यूज मन जो खुद को समझे बिना हर तरफ दौड़ रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिमाग से मैं काम करता हूँ, वही दिमाग प्यार करता है, वही दिमाग डराता है, वही दिमाग ईर्ष्या भी करता है। तो जब दिमाग ही अंदर से फ्रेगमेंट में बटा हुआ है, तो जीवन कैसे पूरी और शांत महसूस होगी? और इसी फ्रेगमेंटेशन की वजह से हम हर जगह विरोध में जीते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इसे ऐसे समझते हैं कि जब मन कुछ चाहता है, दिल कुछ और चाहता है। सही क्या है पता है, पर आदतें उल्टा करा देती है। एक तरफ एम्बिशन, दूसरी तरफ आलस, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ डर, एक तरफ आत्मविश्वास, दूसरी तरफ असुरक्षा। यही फ्रेगमेंटेड माइंड का काम है। एक तरफ हम शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ भीतर कंपैरिजन और जेलसी से भरे हुए हैं। एक तरफ हम प्रेम की बात करते हैं, दूसरी तरफ कंट्रोल और स्वामित्व से चिपके हुए हैं। और यही बिखराव हमारी एनर्जी को लीक कर देता है। लेकिन रियल शिफ्ट तब शुरू होता है जब हम जीवन को अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं, एक टोटल मूवमेंट के रूप में देखना शुरू करें, कॉन्शियसनेस के साथ। और कॉन्शियसनेस का मतलब है मेरे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, मुझे उसकी जानकारी हो। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाँ मुझे पता है मैं गुस्सैल हूँ। सच्ची अवेयरनेस ये है कि जब कोई विचार उठता है, तुम उसे उसी पल पकड़ सको। जब जेलसी, कंपैरिजन, डर या दर्द उठती है, तो तुम उसे बिना जस्टिफाई किए देख सको। जब तुम किसी को जज कर रहे हो, तुम्हें साथ साथ ये भी दिख जाए कि मैं अभी जज कर रहा हूँ। जब ये देखने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो एक एक करके सारी अंदरूनी मोमेंट्स तुम्हारे सामने खुलती जाती है। और यहीं पर फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इंटीग्रेटेड होने लगती है। तुम एहसास करने लगते हो कि मैं एक ही इंसान हूँ, वर्क प्लेस में भी, रिश्तों में भी, अकेले कमरे में भी। ये समझ बहुत गहरी सादगी लाती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से यही कोर वैल्यू दे रहे हैं। फर्स्ट, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस को अगर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे अंदर चल रहा पूरा भीतर का संसार है। इसमें सब शामिल है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें।
ये सब मिलकर हमारी अंदर की दुनिया बनाते हैं। यही कॉन्शियसनेस है, यानी जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है वो सब मिलकर पूरा इनर फील्ड बनाता है। हम अक्सर केवल एक भावना पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में पूरा सिस्टम साथ काम करता है। यही कॉन्शियसनेस है। सेकंड, लाइफ टुकड़ों में नहीं चलती, सब कुछ एक साथ चल रहा है। जीवन को हम अक्सर अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे काम अलग, रिश्ता अलग, पैसा अलग, परिवार अलग, आध्यात्मिकता अलग। लेकिन असल में जीवन कोई टुकड़ों में बटा हुआ पजल नहीं है, ये सब एक ही बड़ा मोमेंट है, एक ही धारा है। अगर हमारा माइंड अंदर से टूटा हुआ है, मतलब हम कंफ्यूज हैं, इनसिक्योर हैं, तो ये टूटन हर जगह दिखेगी, काम में भी, रिश्तों में भी, फैसलों में भी। इसलिए लाइफ में बाहरी समस्याएं असल में भीतर की फ्रेगमेंटेशन का प्रदर्शन होती। अंदर स्पष्टता होगी तो बाहर संतुलन दिखेगा। थर्ड, अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं है। अवेयरनेस कोई ध्यान, मंत्र या सांस की टेक्निक नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर उठे विचारों और भावनाओं को बिना भागे, बिना रोके, बिना जज किए देखना सीखना। जैसे कोई मूवी चल रही हो और तुम सिर्फ देख रहे हो, उसमें घुस नहीं रहे, उसे रोक नहीं रहे, उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। अवेयरनेस वो क्षमता है जिसमें तुम अपने भीतर को हो रही चीज को साफ नजर से देख पाओ। डर भी, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी, खुशी भी। अवेयरनेस पैसिव नहीं होती, ये बहुत जीवंत, बहुत स्पष्ट देखने की कला है। फोर्थ, लविंग अवेयरनेस से इनर वर्ल्ड पैदा होता है। जब तुम अपने भीतर उठते हर बदलाव, जैसे डर, गुस्सा, जलन, तनाव को ध्यान से और प्यार से देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे मन की टूटन कम होने लगती, क्योंकि तुम भागना या बदलना छोड़ देते हो। जो चीज तुम भागकर छुपाते हो वही तुम्हें अंदर से तोड़ती रहती है। लेकिन जब तुम उसे शांत मन से देखने लगते हो तो भीतर क्लैरिटी और शांति आने लगती। यही क्लैरिटी आगे चलकर एक इनर ऑर्डर बनाती, यानी मन के अंदर एक स्वाभाविक संतुलन और स्थिरता। ये किसी प्रयास से नहीं आता, ये अवेयरनेस से आता है। और यहीं से जीवन थोड़े थोड़े करके भीतर से साफ और सरल होना शुरू होता है। एक चैलेंज आपके लिए, आज कम से कम 2 बार, बस 2 मिनट के लिए शांत बैठो और अपने अंदर जो भी चल रहा है उसे नाम देने की कोशिश ना करो, बस देखो। जैसे ही हम अपने पूरे कॉन्शियसनेस को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट पर आ जाता है। अगले अध्याय में हम गहराई से देखेंगे कैसे खुशी की याद इच्छा बनती है, इच्छा डर में बदलती है और उसी चक्र में हम अपनी शांति खो देते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, परसूट ऑफ प्लेजर, डिजायर, थॉट, मेमोरी एंड जॉय। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख मिलता है वहीं से सबसे ज्यादा डर शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या हम सुख का मजा ले रहे हैं या सुख के पीछा करते करते खुद ही थक कर टूट रहे हैं? हर इंसान किसी न किसी रूप में प्लेजर चाहता है। किसी के लिए ये अच्छा खाना हो सकता है, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए फेम, किसी के लिए सोशल मीडिया की लाइक्स। हमारा दिमाग स्वाभाविक तौर पर उस चीज की तरफ भागता है जो उसे अच्छा फील कराए। जब पहली बार कोई अच्छी चीज होती है तो एक गहरी खुशी मिलती है। अगर किसी ने दिल से तारीफ की, कोई एग्जाम क्लियर हो गया, किसी से प्यार पहली नजर में हुआ और मिल गया, कोई बिजनेस चल पड़ा, उस मोमेंट में सब कुछ सच्चा और ताजा लगता है। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है, जब दिमाग कहता है ये फिर चाहिए, बार बार चाहिए। यहीं से परस्यूट ऑफ प्लेजर शुरू हो जाता है। अब देखते हैं ये खेल चलता कैसे। फर्स्ट, एक्सपीरियंस। पहले एक सुखद अनुभव होता है, जैसे तुमने किसी रात दोस्तों के साथ बहुत ही मजेदार डिनर किया या किसी ने तुमसे बहुत ही प्यार से बात की। सेकंड, मेमोरी। ये पल तो बीत जाता है पर उसी याद में रिकॉर्ड हो जाती है। थर्ड, मेमोरी बनाती है डिजायर। अब जब तुम अकेले होते हो या डल फील करते हो तो वही सीन दिमाग में आता है, या आप कहते हैं यार कैसा अच्छा लगा था वो दिन, काश फिर से वही हो या फिर से वैसा होना चाहिए। फोर्थ, डिजायर बनती है परस्यूट। अब तुम उस खुशी को रिपीट करने के लिए चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो, वही जगह, वही लोग, वैसा ही माहौल, वैसा ही रिजल्ट। लेकिन लाइफ कभी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हम समझते हैं कि मैं हैप्पीनेस के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन सच में मेमोरी को दोहराने के लिए चक्कर में फंसे होते हो। आपके विचार बार बार उसी पास्ट को उठा उठा कर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है कि फिर वही फीलिंग चाहिए, नहीं तो लाइफ अधूरी।
और जब वैसा नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, जेलसी और कंपिटिनेस बढ़ने लगती। यहीं पर समझने की बहुत बड़ी बात है जो कृष्णमूर्ति हमें समझाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि सुख गलत है, अच्छा खाना, सुंदर म्यूजिक, किसी के साथ कनेक्शन बनाना, इनमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक सब जरूरी है, लेकिन समस्या शुरू कहाँ होती है? जब विचार उस मोमेंट को पकड़कर उसे हमेशा रिपीट करना चाहता, जब डिजायर एक सिंपल खुशी को कॉम्प्लेक्स बना देती, ये मिलना ही चाहिए नहीं तो मैं खुश नहीं हूँ। जब हम जॉय को जीने की बजाय जॉय की मेमोरी के गुलाम बन जाते हैं। सच्चा जॉय हमेशा वर्तमान में होता है, अभी की हवा, अभी का स्वाद, अभी की मुस्कान, अभी की छुअन। और जैसे ही दिमाग कहता है इसको पकड़ लो, इसे लॉक कर दो, इसे हमेशा के लिए अपना बना लो, तो फिर वही जॉय एंजाइटी में बदलने लगता है। और असली बदलाव यही है, प्लेजर को एंजॉय करो पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। खुशी को महसूस करो पर उसे आइडेंटिटी मत बना लो, क्योंकि प्लेजर प्राकृतिक है, वो कोई दुश्मन नहीं है। हम सबको खुशी पसंद है, अच्छा खाना, अच्छा संगीत, किसी की तारीफ, सफलता, प्यार, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब जिंदगी को सुखद बनाते हैं। इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। अगर हमें किसी चीज से खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि हम इंसान हैं और हमारी भावनाएं जीवित है। प्लेजर जीवन की रंगत है, इसे महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। समस्या तब आती है जब हम किसी को ये सिखा दिया जाता है कि सुख लेना गलत है। इससे भीतर संघर्ष और अपराध बोध पैदा होता है। खुशी को गलत मानना उतना ही नुकसानदायक है जितना उसे अति की सीमा तक पीछा करना। इसलिए सुख को एक सामान्य मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा समझना पहला कदम है। इसे स्वीकार करना जरूरी है। थॉट जब प्लेजर को मेमोरी बनाकर बार बार रिपीट करना चाहता है तभी समस्या शुरू होती है। डिजायर सिर्फ साधारण चाह नहीं होती, इसमें बहुत सी बार डर भी मिला होता है। इच्छा होना तो सामान्य है, लेकिन मानसिक डिजायर सिर्फ चाह नहीं होती, इसके पीछे अक्सर डर छिपा होता। जैसे अगर मुझे ये न मिला तो मैं कम हूँ, मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग मुझे नहीं चाहेंगे, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। यानी डिजायर सिर्फ आकर्षण नहीं है बल्कि इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। इसलिए इंसान कई बार उन चीजों से भी चिपका रहता है जो उसे नुकसान पहुंचाती, आते रिश्ते, काम, एडिक्शंस, क्योंकि उसके पीछे एक अचेतन डर होता है। इच्छा तब सुंदर होती है जब वो मुक्त होती है, लेकिन जब उसके पीछे डर होता है तो वो कैद बन जाती है। असली फ्रीडम तब आती है जब प्लेजर हो तो भी अच्छा, न हो तो भी अच्छा। सच्ची आजादी का मतलब सुख को छोड़ देना नहीं, बल्कि सुख के पीछे गुलाम न बनना है। अगर कुछ अच्छा मिले तो हम उसे आनंद के साथ लें, लेकिन उसे खोने का डर हमें अंदर से तोड़ न दे। यही मानसिक संतुलन स्वतंत्रता लाता है। और हाँ, जॉय को जमा नहीं किया जा सकता, वो अभी में जीती। जॉय सुख से अलग है। लड़कपन में खेलते समय, बारिश की मिट्टी की महक, एक शांत सुबह, कोई प्यारा पल, जॉय अचानक प्रकट होती बिना किसी कारण के भी। इसे मेमोरी में कैद नहीं किया जा सकता, नहीं जमा करके रखा जा सकता। ये एक ताजा अनुभव है जो तभी आता है जब मन वर्तमान में होता है। जब हम जॉय को पकड़ने या रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम लाइफ को खुले दिल से जीते हैं, बिना कंपैरिजन, बिना डर, बिना जल्दी में, जॉय अपने आप आती। जॉय एफर्ट से नहीं, अवेयरनेस से। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब भी कोई छोटी सी खुशी मिले, जैसे पसंद का खाना, किसी की तारीफ, कोई अच्छा म्यूजिक या पीसफुल वॉक, उसी पल शांति से अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे बस महसूस कर सकता हूँ या मैं इसके पकड़कर फ्यूचर में ले जाना चाहता हूँ? बस यही सवाल देखना, आंसर देने की जरूरत नहीं है। जब प्लेजर का पीछा करना हमारी आदत बन जाती है तो अगला कदम होता है सेल्फ कंसर्न। मेरी पोजीशन, मेरी इमेज, दुनिया मुझे कैसे देखती। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे पोजीशन और फेयर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 5, सेल्फ कंसर्न, पोजीशन की भूख, टोटल फियर एंड थॉट्स। जरा अपने दिन को देखो, कितने फैसले सच में जिंदगी को समझने के लिए होते हैं और कितने सिर्फ मैं कैसा दिख रहा हूँ ये बचाने के लिए। अगर हमारा ज्यादातर ध्यान खुद की इमेज पर है तो क्या डर से आजादी संभव है, या हम अंदर ही अंदर और ज्यादा कैदी बनते जा रहे हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा नाम बनाओ, लोग क्या कहेंगे, सोचो, कहीं भी जाओ इज्जत रहनी चाहिए। धीरे धीरे हमारा लाइफ का पैटर्न जीवन को समझने से हटकर एक ही जगह अटक जाता है। मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, यही सेल्फ कंसर्न लगातार मैं, मेरा, मेरी पोजीशन, मेरा फ्यूचर, मेरा स्टेटस, मेरी इमेज के बारे में
सोचने में लगा रहता है। ऊपर से सोसाइटी भी स्टेटस को वर्शिप करती, बड़ा पद, ज्यादा पैसा, सोशल रेस्पेक्ट, कौन कितना बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग का फोकस भी पोजीशन पर बन जाता है। और जहाँ पोजीशन है वहीं कंपैरिजन, और जहाँ कंपैरिजन है वहीं डर शुरू होता है, और कैसे सेल्फ कंसर्न स्ट्रगल बन जाता है। इसे कृष्णमूर्ति 3 चरणों में बताते हैं। फर्स्ट, पोजीशन की केविंग, मुझे इस लेवल तक पहुंचना ही है, मुझे सबसे ऊपर दिखना है, मेरा रेस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। ये केविंग सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है, दोस्तों के बीच, फैमिली में, सोशल मीडिया पर, हर जगह चलती रहती। सेकंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थॉट, सेल्फ कंसर्न की वजह से हमारा माइंड टुकड़ों में बढ़ जाता है। कैरियर एक अलग मुद्दा, रिलेशनशिप एक अलग मुद्दा, आध्यात्म एक अलग मुद्दा, पब्लिक इमेज और प्राइवेट में अलग मुद्दा। इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से हम हमेशा आंतरिक रूप से बटे हुए रहते हैं। अंदर एक आवाज करती है, मुझे सच बोलना चाहिए, दूसरी आवाज करती है, लेकिन इससे इमेज गिर जाएगी, पोजीशन पर असर पड़ेगा। एक हिस्सा चाहता है शांति, दूसरा हिस्सा चाहता है पावर। थर्ड, टोटल फियर। कृष्णमूर्ति की इनसाइट यही है, जितना ज्यादा सेल्फ कंसर्न उतना ज्यादा डर, क्योंकि दिमाग हर समय ये सोच रहा होता है, मैं हार गया तो, मेरी पोजीशन चली गई तो, लोग मुझे छोटा समझने लगे तो, मैं स्पेशल नहीं रहा तो। इसलिए हम हर समय चिंता, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और दबे छुपे डर में जीते रहते हैं। और यहीं पे बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट आता है कि हम अक्सर डर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। जॉब सिक्योरिटी का डर, रिलेशनशिप का डर, हेल्थ का डर, फ्यूचर का डर, बच्चों का डर। ऐसा लगता है कि 100 तरह के अलग अलग डर है, लेकिन जब थोड़ा गहराई से देखते हैं तो सच में सिर्फ एक ही चीज होती है, खुद की टूट जाने का डर, मैं की स्टोरी टूटने का डर। और यही सारे डर है जो अलग अलग चेहरे लगाकर हमारे सामने आते हैं। और ये सब चलता कैसे है? फ्रेगमेंटेड माइंड की वजह से। जब दिमाग को टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है, ये मेरा कैरियर साइड है, ये मेरा पर्सनल साइड है, ये मेरा स्पिरिचुअल साइड है, तो हर साइड को अलग अलग बचाने की टेंशन बनी रहती। लेकिन जब माइंड देखना शुरू करता है कि जिंदगी एक पूरी मोमेंट है, काम, रिलेशनशिप, अकेलापन, डर, खुशी सब जुड़े हुए हैं, तब एक नई क्लैरिटी आती है। डर किसी कोने में छुप नहीं सकता, वो फिर पूरे का पूरा दिखने लगता है। और जहां किसी चीज को पूरी ईमानदारी के साथ देखा जाता है, वहीं बदलाव शुरू होता है, बिना किसी टेक्निक, बिना किसी मेथड के। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें यही बताना चाहते हैं 5 पॉइंट्स के माध्यम से। फर्स्ट, सेल्फ कंसर्न। जब दिमाग हर समय मैं, मुझे, मेरे लिए, मेरी इज्जत, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी बातों में लगा रहता है, तो भीतर तनाव बढ़ता जाता है। सेल्फ कंसर्न यानी लगातार अपने बारे में सोचना, मैं कैसा दिखूं, कैसा लगूं, मैं सही हूं या गलत हूं, मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। हर व्यक्ति को अंदर ही अंदर थका देता है। इससे जीवन का केंद्र में मैं बन जाता है और दुनिया का हर अनुभव इस मैं के चारों ओर घूमने लगता है। जितना ज्यादा ध्यान मेरी सुरक्षा, मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, मेरा सम्मान पर होगा, उतनी ही जल्दी मन दूसरों से डरने लगेगा। जरा सी आलोचना चोट लगेगी, छोटी सी असफलता भारी लगेगी, और हर परिस्थिति में मेरे साथ क्या होगा वाला डर जागेगा। इसलिए जितनी अधिक सेल्फ कंसर्न उतना अधिक इनर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि व्यक्ति हमेशा खुद को बचाने के मोड में जीता है। सेकंड, जब व्यक्ति अपने मूल्य को पोजीशन, रैंक, स्टेटस, उपलब्धि, इज्जत से जोड़ लेता है, तो वो अपने आप को दूसरों से तोलना शुरू कर देता है। मन में तुरंत कंपैरिजन शुरू होता है, वो मुझसे आगे हैं या मैं उससे। इस स्थिति में सफलता या असफलता भीतर संतुष्ट नहीं लाती, बस ईर्ष्या, एंजाइटी और कंपैरिजन पैदा करती। चाहे व्यक्ति कितना भी बढ़ जाए, तुलना कभी खत्म नहीं होती, इसलिए मन को आराम नहीं मिलता। पोजीशन की केविंग व्यक्ति को हमेशा दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में रखती है। खुशी तब तक मिलती है जब तक हम ऊपर हैं, और नीचे आते ही मन गिर जाता है। यानी खुद ही असली पहचान, खुशी और आत्मसम्मान दूसरों से ऊपर या नीचे होने पर टिका रहता है। ये ट्रैप बहुत ही गहरा होता है। व्यक्ति जीवन नहीं जीता, वो कंपैरिजन में जीता है। थर्ड, फ्रेगमेंटेड थॉट। ऊपर से लगता है कि हमारे मन में बहुत तरह के डर हैं, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, अकेलेपन का डर, पैसा न होने का डर, भविष्य का डर। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब की जड़ एक ही है, मेरी छवि, मेरा मैं टूट गया तो मन अपने बनाए हुए मैं में कौन हूँ वाले ढांचे को बचाने की कोशिश करता रहता है। जब तक हमारी पहचान सुरक्षित महसूस होती है, हम ठीक होते हैं। जैसे ही कोई स्थिति उस पहचान को
चुनौती देती है, तुम गलत हो, तुम हार रहे हो, तुम खास नहीं हो, हम डर जाते हैं। इसलिए असल डर बाहर की चीजों का नहीं है, बल्कि इनर सेल्फ इमेज टूटने का है। थॉट फिगमेंटेड इसलिए है क्योंकि उसे हर कीमत पर उसी पुराने मैं को बचाते रहना है। फोर्थ, टोटल फियर तकनीकों से नहीं जाता, उसे पूरी हॉनेस्टी से देखना पड़ता है, बिना भागे, बिना जस्टिफाई की। डर को मिटाने के लिए लोग सॉल्यूशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन वीडियोस और टेक्निक्स ढूंढते हैं। ये थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं, लेकिन जड़ को नहीं छूते, क्योंकि डर दब गया, खत्म नहीं हुआ। अगर हम फियर से भागते रहेंगे तो फियर केवल छुपेगा और किसी न किसी समय फिर उभर आएगा। डर तभी डिसॉल्व होता है जब हम उसे साफ साफ और ईमानदारी से देखते हैं, बिना भागे, बिना उसे गलत कहें और बिना उसे समझने की कोशिश किए। जब व्यक्ति फियर को ऑब्जर्व करता है, जैसे वो अभी जैसा, तो एनर्जी स्ट्रगल से क्लैरिटी में बदलने लगती है। फियर का अंत एक्सेप्टेंस नहीं, प्योर ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। 5, फियर का अंत फाइंड सेडिंग अंडरस्टैंडिंग से होता है। अगर हम डर से लड़ते हैं, मुझे डर नहीं होना चाहिए, मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, तो डर और मजबूत होता है, क्योंकि ध्यान वहीं टिक जाता है। रेजिस्टेंस डर को पकड़ कर रखती है, छोड़ती नहीं। इसलिए फियर से लड़ना उसे खत्म नहीं करता, उसकी परछाई को बड़ा करता है। जब डर को समझा जाता है, किस चीज से डर लग रहा है और क्यों, और उसे शांत मन से ऑब्जर्व किया जाता है, तब व्यक्ति उसे अंदर महसूस करता है, लेकिन उसका दास नहीं बनता। समझ धीरे धीरे डर की पकड़ को ढीला करती। डर तब खत्म होता है जब हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पूरी तरह समझ लेते हैं। जब दिमाग ये देखना शुरू करता है कि सेल्फ कंसर्न और पोजीशन की भूख हर डर के पीछे बैठी है, तो खुद ब खुद इनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती। एक चुनौती आपके लिए, आज किसी भी एक सिचुएशन में जहां तुम रिएक्टिव हो जाओ, जैसे कोई तुम्हारी बात काट दे, तुम्हें इग्नोर कर दे, तुम्हारी प्रशंसा ना करे, उसके तुरंत बाद अंदर से खुद से पूछिए, मुझे सच में इसमें प्रॉब्लम है या मेरी पोजीशन को चोट लगी है। बस सवाल पूछकर 2 से 3 सेकंड चुप रहो। कभी कभी सिर्फ ये देखना ही बड़ा बदलाव शुरू कर देता है। जरा एक नजर पीछे डालिए, इस बुक समरी की जर्नी में तुमने क्या क्या छोड़ा। ऑथोरिटी की पकड़, कंडीशनिंग का अदृश्य प्रोग्राम, खुद को लेबल से नहीं, खुद से देखने की कला, और सेल्फ कंसर्न से भरा हुआ फ्रेगमेंटेड माइंड। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना सुना लिया, कितना समझा, सवाल ये है कि तुम इनमें से कितना जीने के लिए तैयार हो। सोचो, अगर अगले कुछ दिन तुम बस इतना करो कि किसी भी रिएक्शन से पहले 2 से 3 सेकंड रुककर अपने अंदर झांको कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो लाइफ धीरे धीरे सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं रहेगी, ये सीखता हुआ, जागता हुआ अनुभव बन जाएगी। अब दोस्तों, आपकी बारी है अपने जीवन को बदलने की। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।